देश की दो एक पार्टियों को छोड़ करके जिनसे मेरे अच्छे संबंध थे वो भी मैदान में आ गए। जैसे शरद पवार साहब से मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके भी बयान आ गए। ममता जी आ गए, आम आदमी पार्टी आ गया, किसान आ गए, खाप आ गया, खालिस्तानी आ गए, कनाडा में प्रदर्शन हुआ, यूएस में प्रदर्शन हुआ, फिर तो कोई बचा नहीं, सबने बहती गंगा में हाथ धोया। क्या ब्रजभूषण सिंह जी ने आपके साथ कुछ किया? तो इनका सीधा जवाब था, मेरे साथ कुछ नहीं किया। अगर करते तो मैं जाट की बेटी उनको फाड़ मारता। एक गैंग कर रही है, हर जिले में ऐसी गैंग है। कितना पैसा आप लगाएंगे उसी हिसाब से आपके ऊपर चार्ज आएगा। आप मोटा पैसा खर्च करेंगे तो 500 लगाने वाले भी हर जिले में बैठे हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान है, अप्रूव करना बड़ा कठिन है। 2 साल से ज्यादा की लंबी लड़ाई और उसके बाद जैसा आपने दावा किया था कि सच सभी के सामने आएगा और आखिरकार वो सच सामने आ गया, क्या कहेंगे? – 2023 18 जनवरी को पहला धरना हमारे खिलाफ बैठा था और पहले कहा जा रहा कि इनको पद से हटाया जाए। शाम 4 बजे वो कन्वर्ट कर दिया गया कि यौन उत्पीड़न हुआ है। मीडिया ने जब सवाल किया किसके साथ हुआ है तो कोई उत्तर नहीं आया। फिर पूछा गया कि आपके साथ हुआ है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ नहीं हुआ है। और मैं लखनऊ में था, मुझे समाचार मिला, मैं तुरंत इनसे बातचीत करने के लिए दिल्ली गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलते ही ये हो गया कि इनका उत्पीड़न हुआ है। फिर भी मैं अपने आवास पर गया। आवास के सामने ही लगभग धरना चल रहा था। जब मुझे मौका मिला, मीडिया बड़ी आक्रामक थी, जब मुझे मौका मिला तो उसी समय मैंने कहा था ये षड्यंत्र है, ये झूठा है और एक भी आरोप अगर मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। पहले ये मेरा बड़बोलापन समझा गया कि मैं बड़बोलापन कर रहा हूं और तब से लेकर के आज तक या 3 अगस्त तक जो बीता है, मेरे मन में कभी अपराध बोध नहीं आया कि मैं अपराधी हूं और मैंने अपनी भाषा नहीं बदली। जो भाषा मेरी पहले दिन थी, जो शब्द मेरे पहले दिन थे, वही सब आखिरी दिन तक रहे और आज तक रहे। अब इनको सोचना पड़ेगा। हमको तो कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हमारी बात सत्य पाई गई और इन्होंने हमको बदनाम किया, हमारे बहाने पार्टी पर निशाना बनाया और इनके आंदोलन से सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो महिला खिलाड़ी, चाहे देश की हो चाहे विदेश की हो, उनके परिवार वाले डर गए थे क्योंकि आरोप लगाने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वर्ल्ड के मेडलिस्ट थे, ओलंपिक के मेडलिस्ट थे। तो इसको लेकर के पूरे खेल जगत में एक सनसनी हो गई थी। कुश्ती ही नहीं, खेल जगत में सनसनी हो गई थी और पूरे विश्व में एक सनसनी हुई थी। वो आज स्थिति सब साफ हो गई। अब आगे बढ़ा जाए। जैसा आपने कहा कि पूरे खेल जगत में, पूरी दुनिया में इस बात को लेकर सनसनी हो गई थी, तो भले ही कहने में, एक शब्द में, एक वाक्य में खत्म हो जाता है, लेकिन आपने तब से लेकर 3 अगस्त 2026 तक लंबा आपका संघर्ष रहा है, कई सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, उसको कैसे देखते, क्या कहेंगे? देखिए,
मैं 15-16 साल की उम्र से संघर्ष कर रहा हूँ। कुछ लोगों के कुछ संघर्ष जो है जन्मजात मिलता है, मुझे मिला। विवादों से मेरा नाता हमेशा बना रहा है और दुनिया का हर दुख झेला हूँ और सुख भी कह सकते हैं पा रहा हूँ। तो इसका मेरे ऊपर बहुत असर नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने मात्र 2 मिनट के अंदर ही मैंने अपने आप को देख लिया था कि मैं कहीं भी इनके साथ गलत नहीं हूँ। और वही मेरा विश्वास मुझे ताकत दे रहा था और मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। आज जिले जिले में एक गैंग रन कर रही है, हर जिले में ऐसी गैंग है। कितना पैसा आप लगाएंगे उसी हिसाब से आपके ऊपर चार्ज लगेगा। आप मोटा पैसा खर्च करेंगे तो पास्को लगाने वाले भी हर जिले में बैठे हैं। एक हथियार के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो मैं अपनी लड़ाई के साथ साथ उन लोगों की लड़ाई लड़ रहा था जो आरोप लगने पर टूट जाते हैं, विशेष करके पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर खा लेते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो उनके लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा था कि ये मेरा संघर्ष जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम करेगा जिनके ऊपर निर्दोष आरोप लगते हैं। अब आज मैं उस बात में सफल हूँ और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब जब भी किसी के ऊपर झूठा आरोप लगेगा तो एक बार उसको मेरी याद जरूर आएगी और संघर्ष करने की प्रेरणा उसको मिलेगी। इसको मैं इस रूप में देख रहा हूँ। जैसे सर आपने अभी बताया कि आप सक्षम व्यक्ति थे, आप उभर के सामने आ गए। आपने बताया हर जगह हर जिले में ऐसा एक पैरेलल सिस्टम बन चुका है, एक तंत्र बन चुका है जो किसी के ऊपर भी झूठा आरोप लगा के किसी को फंसा सकते हैं। तो कैसे देखते हैं इस पूरे जो कानून ने जो अधिकार दिए हैं उस पूरे पैरेलल सिस्टम के? दुरुपयोग हो रहा है। अब एक ये हथियार हो गया है, छोटे आदमी से लेकर के बड़े आदमी, यहाँ तक कि कोई छोटा विवाद हो जाता है तो उसका भी लाभ उठा लेते हैं। कई घटनाएं उदाहरण दिया जा सकता है, कई घटनाएं, एक घटनाएं नहीं है, कितना उदाहरण दिया जाएगा। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं जो जैसे परिवार के लोग साथ छोड़ देते हैं, समाज बहुत आक्रामक हो जाता है और स्वयं टूट जाते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगा भाई अगर आपके ऊपर गलत आरोप लगा है तो आप घबराइए मत, कहीं ना कहीं वो झूठा साबित होगा और इससे लड़ने की ज़रूरत है, इससे भगने की ज़रूरत नहीं है, जीवन समाप्त करने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। इस फैसले में कुछ अहम बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं जो सबका जानना जरूरी है और उस पर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना जरूरी है कि भाई जो एफिडेविट आपके खिलाफ अलग अलग पहलवानों ने दिए उन सब का पता एक ही पता मिला है और बजरंग पूनिया, ये कोर्ट के फैसले में दर्ज है। मैं आता हूँ इस पर। देखिए ये 3 प्रक्रिया हुई। जब पहली बार धरना बैठा तो खेल मंत्रालय ने या भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में हमको लगता है कि 50 की संख्या में पहलवानों के बयान दर्ज हुए, महिला पहलवान भी है, पुरुष पहलवान भी है, बयान दर्ज हुए। तो एक तो इनके कमेटी में बयान है। उसके बाद कमेटी के बाद इन्होंने धरना समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद एक स्क्रिप्ट लिखी गई सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील के द्वारा और हुड्डा साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हुई और बैठक में ये खिलाड़ी मौजूद थे और बताया गया कि भाई आपको कैसे कैसे आरोप लगाना है। उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई। तो उसको लेकर के इन्होंने एक शपथ पत्र दिया, उसी शपथ पत्र के आधार पर FIR लिखी गई। और फिर तीसरा होता है मजिस्ट्रेट के सामने जाकर के बयान। मजिस्ट्रेट के सामने इन्होंने बयान दिया और फिर कोर्ट में आकर के इन्होंने बयान दिया। अब इसमें जिनके आवास पर, यानी बजरंग पूनिया के आवास पर का जो पता दिया गया, सारे खिलाड़ियों का एक ही एड्रेस दिया गया, जबकि खिलाड़ी
रहने वाले, कोई रोहतक का था, कोई हिसार का था। कुल मिलाकर के एक फैमिली और एक अखाड़े का ये ड्रामा पूरा था। इन्हीं बजरंग पूनिया के खिलाफ जब मेरे सामने कोई लड़की खुल करके नहीं आई थी, ये जो पीड़िता हैं ये भी नहीं आई थी, केवल हवा में उछाला जा रहा था कि सैकड़ों बच्चों के साथ हुआ, तब मैंने एक कैसेट ओवरसाइट कमेटी में जाकर के जमा कराई थी, जिसमें बजरंग पूनिया किसी लड़की से बात कर रहे हैं। वो लड़की मना कर रही है कि बहन किसी भी कीमत पर, किसी भी शर्त पर अगर खुद बयान दे दो तो अच्छा है, नहीं तो कोई लड़की मुहैया करा दो, कोई लड़की मुहैया करा दो, हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। वो कैसेट मैंने ओवरसाइट कमेटी में जमा कराया था और वो कैसेट कोर्ट पर भी चलाई गई। जब कोई लड़की खुल करके नहीं आ रही थी, उस समय वो कैसेट चलाई गई। बजरंग पूनिया लड़की तलाश रहे हैं कि कोई लड़की मिल जाए, और एड्रेस उसके बाद जब कोई नहीं मिला तो हुड्डा साहब के पहल पर एक अखाड़ा तैयार हुआ और एक फैमिली तैयार हुई। दूसरी कोई फैमिली नहीं है, दूसरा कोई अखाड़ा नहीं है, दूसरा कोई बच्चा नहीं है, और मिल करके ये आरोप लगाया गया। अब पूरे कोर्ट में चला, कोर्ट ने वही टिप्पणी की है कि भाई सबके एड्रेस भी एक हैं। और ये जो षड्यंत्र की बात आई है, आप आएंगे, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो 6 पीड़िता थी, पीड़िता तो वैसे 7 थी। एक पास्को वाली लड़की थी, पास्को वाली ने जाकर के अपना केस वापस ले लिया था। उसके बाद 6 पीड़िता बची थी। उस 6 पीड़िता में से 2 पीड़िता की जब गवाही हुई तो उन्होंने पूरे केस को पलट दिया। उन्होंने जज साहब के सामने जब अपना रुख व्यक्त करना शुरू किया तो जज साहब उन पीड़िता को ले गए अपने चैम्बर में। पूछा कि आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं है, कहीं धमकाया जो तो नहीं जा रहा है, कोई प्रेशर तो नहीं है। तो उन लड़कियों ने कहा कि मुझे नेताजी भी कहते हैं, नेताजी से कोई भय नहीं है, मुझे भय इनसे है। और फिर उन्होंने क्या क्या हुआ जो आज हम कह रहे हैं या जो कोर्ट ने कहा है, वो सारी बातें जज साहब के सामने रखी, पहले चैम्बर में रखी। जब जज साहब मुतमईन हो गए तब आकर के उन्होंने रिकॉर्ड कराया, और उन्हीं 6 पीड़िता में से 2 पीड़िता ने इस केस की सच्चाई को माननीय कोर्ट के सामने रखने का काम किया, और जो एक आधार बना। और वो भी वर्ल्ड के मेडलिस्ट थे, वो भी एशिया के मेडलिस्ट थे। उन्होंने अपनी पीड़ा स्वयं माननीय न्यायालय को बताने का काम किया। क्या उसी के आधार पर कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि राजनीतिक मंशा से प्रेरित ये मामला था? राजनीतिक मंशा तो उसका हमको लगता है कि उन 2 पीड़िता के बयानों को लिया गया है, जरूर लिया गया होगा। जज के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसका उन्होंने हवाला दिया है। और जो केस छूटने का आधार है कि केस क्यों छूटा, ओवरसाइट कमेटी में इनके कुछ बयान हैं, फिर शपथ पत्र में इनके कुछ बयान हैं, और फिर मौके पर जब इनकी गवाही हुई तो कुछ बयान हैं। अब इनके कोर्ट ने इनके जो वकील थे, अधिवक्ता थी, बड़ी वकील हैं, उन्होंने शपथ पत्र को कोर्ट में बताया कूड़ा है। अब कूड़ा क्यों बताया? क्योंकि जैसे एक आरोप मेरे ऊपर लगाया गया कि पहले टर्की में इनके साथ छेड़छाड़ हुई। अब बाद में पता चलता है कि टर्की में गया ही नहीं था, तो उसको सर्बिया कर दिया गया, बुल्गारिया कर दिया गया, और 1 साल का उसमें अंतर आ गया, 1 साल का अंतर आ गया। उन्हीं पीड़िता ने, जो मुख्य षड्यंत्रकारी है, नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्य षड्यंत्रकारी है, आप समझ जाइए, उन्होंने आरोप लगाया, महीना मुझे नहीं याद है, कि मैं 15 तारीख को फेडरेशन में गई
और सांसद जी ने मुझे अंदर बुलाया, मेरे पति को बाहर बैठा दिया। उस समय पति नहीं थे, दोस्त थे, बाहर बैठा दिया और मेरे से कुछ बातचीत की। अब पता चला कि 15 तारीख को संडे था, फेडरेशन बंद था, तो उसको 16 कर दिया गया और 16 को आई। अब 16 को एक हवा उड़ गई कि 16 को मैं नहीं हूं फेडरेशन में, तो 17 भी कर दिया गया। 16 को भी आई और 17 को भी आई। अब 16 को लखनऊ में एक ट्रायल हो रही थी, 23 वर्ष के बच्चों की ट्रायल हो रही थी। अब जो साई का स्टाफ है या जो साई के इंचार्ज हैं, उनके द्वारा हमने कुछ फोटोग्राफ दिए थे, उनको बुलाया गया। वो पूरा वीडियो ले जा करके कोर्ट के सामने चलवा दिए और उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ जब भी कोई ट्रायल होता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, तो मैं इसको रिकॉर्डिंग करता हूँ। और इस रिकॉर्डिंग मैंने पर्टिकुलर इस रिकॉर्डिंग को नहीं किया, मीडिया भी मौजूद रहती है, लगभग लखनऊ की मीडिया मौजूद रहती है। तो उन्होंने जाकर के वो पूरी कैसेट चलवा दी। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, वहाँ आरोप लगा रही और फिर 17 तारीख को भी मैंने प्रूव कर दिया कि मैं कहाँ हूँ। तो ये लगातार झूठ बोलते रहे। अब एक दूसरी पीड़िता आ गई, क्योंकि 4 ही पीड़िता हैं, 2 तो मुकर गई। अब दूसरी पीड़िता है, वो भी आई लखनऊ में, दिल्ली में मुझसे मिलने। उनके साथ भी वही हुआ जो पहले के साथ हुआ था। अब उस दिन, जिस दिन की ये घटना है, उस दिन मैं लखनऊ में बच्चों को चेक बांट रहा था उसी समय। अब वो भी सारा रिकॉर्ड ले जाकर के प्रस्तुत कर दिया गया कि भाई ये देखो बच्चों को चेक बांटा जा रहा है, मैं बांट रहा हूँ। अब उन्हीं पीड़िता ने एक आरोप लगाया, देश का नाम मुझे नहीं याद है, कि मेरे साथ विदेश में ऐसा हुआ कि मैं कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो रही थी और अध्यक्ष जी आते हैं और एक बड़े से हाल में, जिसमें मान करके चलिए आप कि 20 देशों के खिलाड़ी मौजूद होते हैं, मैं पहुंचता हूं और उनकी सांस चेक करता हूं और मैं टी शर्ट में हाल डालता हूं, गलत तरीके से उनकी सांस चेक करता हूं, उनको समझाता हूं। तो अब जब रिकॉर्ड उठा करके देखा गया तो उस दिन उनकी कुश्ती ही नहीं थी, उनकी कुश्ती 2 दिन बाद थी। तो आरोप लगाना बड़ा आसान है और प्रूव करना बड़ा कठिन है। ये सब आधार बने हैं। एक तीसरी पीड़िता ने भी आरोप लगाया था कि उनके साथ कजाकिस्तान में 12 में हुआ था। अब जब का उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे साथ जब हुआ था, घटना घटी थी, तो उसके पहले वो हवाई जहाज़ से इंडिया आ चुके थे। माने वो इंडिया में बैठे थे और आरोप वहाँ का लगा रहे थे। तो इन्हीं सब बातों के आधार पर कोर्ट ने ये बात लिखी हाँ, कि राजनीति से प्रेरित है। जी जी जी। तो जो हुड्डा फैमिली का आपने जिक्र किया, हाँ। तो जो हुड्डा परिवार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे राजनीतिक अदावत के बारे में हम पूरा जानना चाहेंगे, किस वजह से ये रहा? सबसे पहला चुनाव मैंने कुश्ती संघ का हुड्डा को ही हराया था। उस समय भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उनको चुनाव हराया था और 58 वोट थे उसमें। 58 में 6 वोट उनको मिले थे और 52 वोट मुझको मिले थे। एक तो कसक ये थी। दूसरा, वो इस केस के बहाने बीजेपी को निशाना बनाना चाहते थे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव सन्निकट था। उनको लगा कि इसका लाभ हमें मिलेगा और इसी कारण उन्होंने प्रियंका जी को गुमराह किया। और प्रियंका जी के आने के बाद फिर तो होड़ लग गई।
देश की 2-1 पार्टियों को छोड़ करके जिनसे मेरे अच्छे संबंध थे वो भी मैदान में आ गए। जैसे शरद पवार साहब से मेरे अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके भी बयान आ गए। ममता जी आ गई, आम आदमी पार्टी आ गया, किसान आ गए, खाप आ गया, खालिस्तानी आ गए, कनाडा में प्रदर्शन हुआ, यूएस में प्रदर्शन हुआ। फिर तो कोई बचा नहीं, सबने बहती गंगा में हाथ धोया, क्योंकि वो हमारे बहाने पार्टी को घेर रहे थे। क्योंकि मैं पार्टी का 6 बार का सांसद था, तो उनको लगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा वार हो जाएगा कि ऐसे लोगों को पनाह देते हैं। व्यक्तिगत लाभ उनको लगा कि इसमें मिलेगा, इसलिए वो आए। इस दौरान क्या आपकी तरफ से आपकी पार्टी हाईकमान के नेताओं को बताने समझाने की कोशिश की, अपना पक्ष अपनी सफाई रखने की कोशिश की गई थी क्या? नहीं, जिस दिन मेरे ऊपर आरोप लगा उस दिन के बाद मैंने अपने पार्टी के या किसी राजनीतिक दल के किसी नेता को मैंने संपर्क नहीं किया। मैंने किसी से कोई बात करने की कोशिश ही नहीं किया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। कुछ लोग विश्वास करेंगे, कुछ लोग नहीं विश्वास करेंगे। तमाम जो उस वक्त दावे किए जा रहे थे वो हवाबाजी थे कि आपने मतलब अमित शाह जी का नाम लिया जा रहा था, जेपी नड्डा जी का नाम लिया जा रहा था, तमाम ऐसे पॉलिसी मेकर हैं जो आपकी पार्टी में, उनसे मिलने की कोशिश की, तो ये सब बातें नहीं, मैंने किसी से भी मिलने का समय नहीं मांगा। किसी से, जिनका भी नाम आप ले रहे हैं, किसी से भी मैंने समय नहीं मांगा। कोई एक ऐसी घटना घटी थी जहां ये खिलाड़ी मौजूद थे, भोजन चल रहा था। भोजन के लिए जब इन्होंने रोटी उठाई तो किसी नेता ने पूछा कि ये बताओ, आपके हाथ में रोटी है, क्या ब्रजभूषण जी ने आपके साथ कुछ किया है? इन्होंने कहा मेरे साथ उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर वो कुछ करते तो मैं जाट की बेटी हूं, उनको फाड़ डालती, लेकिन मुझे उस व्यक्ति से लड़ना है। ये बात हमारे पार्टी के नेताओं के ऑफिस में, नेताओं के सामने, जो सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी हैं, उन्होंने कहा था मैं जाट की बेटी हूं, अगर मेरे साथ कुछ करते तो मैं उनको फाड़ डालती। और हमको लगता है वो बात हमारे उच्च स्तर के नेताओं तक पहुंच गई थी। कौन सा वो मौका था, हम जानना चाहेंगे, जिस मौके पर ये बातें निकल के सामने और आप संतुष्ट हुए इस बात को लेकर कि मेरा पक्ष मजबूत है अपने मेरे पार्टी हाईकमान के साथ? कौन सा मौका था? देखिए, मौका था, ये लोग, इन लोगों की कोई मीटिंग चल रही थी, ये सारे लोग मौजूद थे। उसी समय भोजन का समय आ गया। भोजन आया तो हमारे पार्टी के किसी बड़े नेता ने पूछा कि बताओ, आपके हाथ में रोटी है, क्या ब्रजभूषण सिंह जी ने आपके साथ कुछ किया? तो इनका सीधा जवाब था मेरे साथ कुछ नहीं किया, अगर करते तो मैं जाट की बेटी हूं, उनको फाड़ डालती, लेकिन उनसे मुझे लड़ना है। और ये बात एक से एक करके हमको लगता है कि हमारे बड़े नेताओं के पास पहुंच गई। उस दौर में ऐसे कई राजनीतिक दल थे जो आज आपकी पार्टी के सहयोगी हैं, एनडीए के अलायंस पार्टनर हैं, वो भी खुल के आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। आरएलडी, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर की तरफ से भी तमाम बयान आए थे। मतलब क्या कहेंगे उसको? देखिए, अब उसमें तो कुछ जाट का भी पुट शामिल हो गया था, जबकि जाट खिलाड़ी हमारे पहले भी प्रिय थे, आज भी प्रिय हैं, और जाटों में मैं बहुत लोकप्रिय हूँ। और मैंने चाचा ताऊ करके एक वीडियो भी वायरल किया था कि चाचा ताऊ जैसा ये लोग बता रहे हैं वैसा नहीं है, आप केवल जो आपके घर के बच्चे कुश्ती करते हों उनसे पूछिए कि मैं क्या हूँ। लेकिन उस समय कई एंगल आ गए थे जिनका आपने नाम लिया, उनके अलावा कुछ बड़े पदों पर भी बैठे थे, बड़े पदों पर भी बैठे थे, बड़े अच्छे ढंग से विदाई भी हुई उनकी, वो लोग भी इसमें शामिल थे। आप संजीव बालियान का जिक्र कर रहे हैं? उससे कुछ ऊपर। अब चूंकि ये
ये साफ हो गया है कि जो आपका दावा था वो कानूनी रूप से सच साबित हो गया है, तो पार्टी के अंदर अभी क्या स्थिति है आपको लेकर? अभी मैंने कोई बात नहीं की। अब पार्टी के अंदर पार्टी ने इस प्रकरण के बावजूद भी मेरे बेटे को टिकट दिया, मुझसे बात करके टिकट दिया। नड्डा जी ने भी बात किया और किसी ने बात किया, और उनके आदेश को मैंने माना। मैंने नानू कुछ नहीं किया, नानुकुर किया ही नहीं। मैंने अपने टिकट के लिए कभी दबाव बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने बात ही नहीं किया तो टिकट बनाने की बात क्या है। हमको सीधे बोला गया कि भूषण जी, बेटे को लड़ाना है, बताओ किसको लड़ाओगे, कौन से को लड़ाओगे। हमने कहा छोटे वाले को लड़ा दीजिए। लड़ गया। तो पार्टी में स्थिति अगर साफ ना होती तो मेरे बेटे को टिकट क्यों मिलता। हमको लगता है स्थिति तो तभी स्पष्ट हो गई थी, और इसीलिए टिकट मिला। अब मुझको नहीं मिला क्योंकि अदालत में विचाराधीन था, जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे। आप लोग भी सवाल उठाते, क्योंकि मामला तो मेरे खिलाफ बहुत छोटा था, किसी का कपड़ा तो मैंने उतारा नहीं था, केवल माला पहनाते पहनाते टच कर लिया, सांस चेक कर लिया, कपड़ा उतारने की तो कोई बात थी नहीं। लेकिन पेश तो ऐसे किया जा रहा था जैसे मैंने बहुतों के साथ बहुत गलत किया है। माहौल तो वही था। तो हमको लगता है पार्टी में स्थिति स्पष्ट न होती तो मेरे बेटे को टिकट न मिलता। मेरा सवाल फिर से वही है, जैसा आपने कहा कि स्थिति स्पष्ट नहीं होती तो पार्टी मेरे बेटे को टिकट नहीं देती। अब चूंकि आप खुद भी सक्रिय सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में लगातार सक्रिय रहे हैं, और अब कानूनी रूप से उस पर मोहर लग चुकी है कि जो आरोप थे वो उनसे बरी आप साबित हो चुके, तो आगे आप अपनी भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, एक लाइन में अक्सर बोलता हूँ, वही है वही जो राम रचि राखा। मेरी भूमिका क्या होगी ये ऊपर वाले तय कर चुके होंगे। हम चाहते हैं दिल्ली जाएं, हम चाहते हैं ट्रेन से जाएं। पता लगता है ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, हम फ्लाइट से चले जाते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी है, ये कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं राजनीति में रहूँगा। लेकिन जितना जनता का प्यार और जनाधार यहाँ पे देखने को मिलता है, उनकी मंशा साफ है, वो आपको नेताजी बुलाते हैं और आपको अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैंने कहा कि राजनीति में मेरी भूमिका रहेगी। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा और पार्टी तय करेगी, लेकिन राजनीति में अभी मेरी भूमिका शेष है।